सुप्रभात छात्रों, हम देख रहे थे लिंग निर्धारण के जो नियम है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो हिंदी का विकास जो हमने देखा तो संस्कृत से हिंदी का विकास हो गया है और उससे हम देख रहे थे कि यानी हिंदी से यह संस्कृत से हिंदी का विकास हो गया और यहाँ आते आते लिंग में कैसे परिवर्तन हो गया है यह हम देख रहे थे। तो यानी हिंदी की लिंग व्यवस्था जो है ऐतिहासिक संदर्भ हम देख रहे थे। तो ऐतिहासिक संदर्भ में हमने यानी कई आर्य भाषाएं जो है आर्य भाषाओं के आधार पर उसके 3 वर्ग बनाए गए हैं। तो 3 वर्ग कौन से हैं? तो पहला वर्ग जो है पश्चिमोत्तरी, जिसमें हिंदी पंजाबी यह भाषा आ जाती है, हिंदी पंजाबी सिंधी राजस्थानी आदि। यह वर्ग बिना किसी प्रभाव के अपभ्रंश का सहज विकास है, इनमें कोई भी परिवर्तन हमें दिखाई नहीं देता है, ऐसा यह कई विद्वानों का कहना है। पहला वर्ग जो है यह हमें दिखाई देता है। तो दूसरा वर्ग जो है, दूसरा वर्ग बंगला, असमिया, उड़िया तथा अंशतः बिहारी का माना जाता है। दूसरा वर्ग यहाँ यानी जो पूर्वी जो भाषा है, पूर्व प्रदेश की हिंदुस्तान का पूर्व इलाका जो है वहाँ का यह माना जाता है। इस पूर्वी वर्ग पर तिब्बती, बर्मी एवं कोल भाषाओं का प्रभाव है। यानी तिब्बती, बर्मी और कोल जो भाषा है पूर्व प्रदेश की, उसका भी प्रभाव हमें दिखाई देता है। तो ये तिब्बत, बर्मा ये जैसे हम देखते हैं तो वहाँ बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म का यानी काफी प्रसार प्रचार दिखाई देता है। इसी कारण इसमें लिंग भेद बहुत ही कम है। बर्मी भाषा का प्रभाव, कोल भाषा का प्रभाव होने के कारण असमिया, बंगला, उड़िया और अंशतः बिहारी जो भाषाएं है उसमें लिंग परिवर्तन जो है, लिंग भेद जो है बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। तीसरा वर्ग जो है दक्षिणी है, इसमें मराठी और गुजराती दक्षिण प्रांत जो जैसे कहा जाता है, कबीर ने कहा है भक्ति द्रविड़े उपजे लाए कबीर ने सप्तद्वीप नवखंड। भक्ति जो है द्रविड़ से, दक्षिण से भक्ति का यह प्रभाव हो गया है। यह द्रविड़ भाषाओं से प्रभावित है। इसी कारण अभी तक इन भाषाओं में 3 लिंग है। मराठी में हम देखते हैं स्त्रीलिंगी, पुल्लिंगी और नपुंसकलिंगी, ऐसे 3 है। गुजराती में भी दिखाई देता है। और दक्षिण की भाषा मानते हैं पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर। तो ये दक्षिण की जो भाषा है उसमें हम मानते हैं। तो यहाँ जो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ जो भाषाएं हैं वो आग्नेय परिवार में मानी जाती है। 10 दिशा जो मानते हैं पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ईशान्य, ऊपर और नीचे। ऊपर और नीचे के लिए कोई भाषा है ही नहीं है। लेकिन यहाँ जो है वह भाषा द्रविड़ परिवार यानी दक्षिण परिवार की भाषा जो है उसे यानी क्या है, इसमें 3 लिंग यानी यह कन्नड़, तमिल, तेलुगु जो है वह अपने परिवार की भाषा मानी जाती है। तो ऐसे यानी उसका सूक्ष्म अध्ययन करना है, तो ऐसा विभाजन उसे करना यानी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो यहाँ मराठी और गुजराती में 3 लिंग हमें दिखाई देते हैं। पुरानी पश्चिमी राजस्थानी तथा मारवाड़ी भी इसी वर्ग में आती है। पुरानी पश्चिमी राजस्थानी तथा मारवाड़ी जो भाषा है वह भी इसी वर्ग में आती है, ऐसा कई विद्वानों का कहना है। अतः हिंदी प्रथम वर्ग की भाषा है। यानी अध्ययन के लिए, आर्य भाषाओं के अध्ययन के लिए 3 वर्ग जो किए हैं, इसमें हिंदी प्रथम वर्ग पश्चिमोत्तरी, पश्चिम और उत्तर इसमें जो भाषा आती है उसे पश्चिमोत्तरी कहा है। इसमें हिंदी, गुजराती, हिंदी, पंजाबी, सिंधी और राजस्थानी का प्रभाव यानी ये उसका
यानी उसमें सम्मिलित किया जाता है। हिंदी प्रथम वर्ग की भाषा है। इसमें पुल्लिंगी और स्त्रीलिंगी दो ही पुल्लिंग है। इसमें नपुंसकलिंगी नहीं है, क्योंकि वो पश्चिमोत्तरी क्षेत्र में आने वाली भाषा है। इसी कारण इसमें दो ही लिंग है। संधिकालीन हिंदी में नपुंसकलिंग लिंग के अवशेष दिख पड़ते हैं। संधिकालीन जो हिंदी है, जो जैसे हम मानते हैं खड़ी बोली हिंदी का प्रादुर्भाव, यानी जैसे गद्य के क्षेत्र में खड़ी बोली हिंदी का विकास करने का कार्य भारतेंदु जी ने कर दिया। और उसके बाद पद्य में जैसे हम देखते हैं, माना जाता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पद्य पर यानी हिंदी को स्थापित करने का कार्य कर दिया है। तो ये दो जो है महात्मा या हिंदी के प्रचारक मानते हैं। तो उसी समय से गद्य और पद्य पर यानी जैसे ब्रज हो, अवधि हो, यह इस भाषा का प्रभाव या प्रभुत्व दिखाई देता है। लेकिन इन लोगों ने, भारतेंदु जी और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी को गद्य और पद्य के क्षेत्र में स्थापित करने का कार्य कर दिया। यही संधिकाल माना जाता है। उसी समय उसका विकास हो रहा था। उसे खड़ी बोली हिंदी के रूप में स्थापित करने का कार्य ये दो विद्वान कर रहे थे। तो उसी समय को इन्हें संधिकाल कहा जाता है। तो संधिकाल में जैसे नपुंसकलिंग जो लिंग है उसका उसके कई अवशेष दिखाई देते हैं। लेकिन आधुनिक हिंदी में केवल कुछ प्रयोगों में नपुंसकलिंग लिंग का प्रयोग मिलता है। अधिकांश रूप में नपुंसकलिंग लिंग लुप्त सा है। इसी तरह हिंदी की प्राचीन भाषाओं की तुलना में एक लिंग कम हुआ। अतः पूर्ववर्ती नपु शब्द हिंदी में पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में अंतर्भूत हो गया। यानी तीसरा लिंग जो है वह स्त्रीलिंगी और पुल्लिंगी में यानी अंतर्भूत हो गया, यानी समाहित हो गया। उनका अस्तित्व आधुनिक हिंदी में यानी समाप्त हो गया है। हिंदी शब्दों के लिंग निर्णय के कई नियम हैं। वे नियम इस प्रकार: हिंदी की लिंग व्यवस्था संस्कृत लिंग व्यवस्था के कुछ विधान से या कुछ अपने नए विधान से बनी है। यानी हिंदी की लिंग नीति यानी संस्कृत से हुई है। इसी कारण उसके कई नियम हैं संस्कृत के, उसी के आधार पर यानी हिंदी के लिंग की व्यवस्था निर्माण हो गई है। पहले पूर्व पीठिका, जैसे हम मानते हैं मकान बनाना है तो नींव भरनी पड़ती है, नींव के आधार पर मकान बनता है। तो जैसे कोई मानेगा विद्वान हमें ये सारे यानी दीवारें चाहिए, नींव नहीं चाहिए, तो नींव के सिवा कुछ नहीं हो सकता है। उसी तरह है ये हिंदी की नींव कौन सी है, तो संस्कृत है। तो उससे यानी कुछ लेकर वह हिंदी आगे निकल रही है। तो ऐसे में हिंदी संस्कृत के नियमों से बाध्य है। यद्यपि शब्दों के लिंग निर्धारण के विशेषकर अप्राणीवाचक संज्ञाओं के कोई व्यापक और सिद्ध नियम नहीं है। यानी अप्राणीवाचक यानी जैसे कोई शब्द है उसके लिए कोई एक निश्चित व्यवस्था नहीं है। अधिकांश रूप में उसका निर्धारण लोक व्यवहार से किया जाता है। यानी उसका जो निर्धारण है वह लोक व्यवहार से किया जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में लिंग निर्णय के कुछ नियम इस प्रकार है। यानी जैसे हम मानते हैं कि किस प्रकार यानी उसकी व्यवस्था जो है थी वो संस्कृत के आधार पर है, तो उसे यानी कैसे हम इसका प्रयोग कर लेते हैं यह देखना है। पुल्लिंगी संज्ञाएं जो है उसके बारे में ये नियम है। जैसे रूप या बनावट की दृष्टि से पुल्लिंगी शब्दों की पहचान इस प्रकार की जाती है। यानी रूप या बनावट जैसे रूप शब्दों का रूप बनता है वो किस तरह बनता है यह हमें देखना है। तो कैसे यानी संस्कृत के शब्द जिसके अंत में ख या जो प्रत्यक्ष है, जैसे सुख, दुख, मुख, जलद, सरोज,
अनुज आदि, है ना। ख और ज का प्रयोग होता है अंत में, ख और ज का अंत में प्रयोग होता है, तो वह इस तरह होता है जैसे सुख, जैसे सुख, दुख। ये ख का प्रयोग हम देखते हैं। उसी तरह ख और ज संस्कृत में है वैसे ही है। जलज है, जलज, अनुज, अनुज, जैसे संस्कृत में ज है उसी तरह उसका प्रयोग किया जाता है। संस्कृत के वे शब्द जिनके अंत में अ प्रत्यय है, जैसे कौशल, शैशव, वाक, वेद, मोह, दोष आदि अपवाद स्वरूप जय, स्त्रीलिंगी, विनय, उभयलिंगी, यानी जैसे हम मानते हैं ना कि यानी नपुंसकलिंगी नहीं है, तो यहाँ उभयलिंगी यहाँ निर्माण हो गया है। संस्कृत के शब्द में अ स्वर आ जाता है, स्वर यानी प्रत्यय जैसे कहते हैं, यानी जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, आहा, ये 12 खड़ी, लेकिन आज वर्तमान समय में उसमें यानी संस्करण हो चुका है और 14 खड़ी हो चुकी है। तो ऐसे जो है इसमें अ स्वर ज्यादा मात्रा में होता है, तो अ जहाँ प्रत्यय लगता है तो उसका प्रयोग इस तरह होता है। कौशल, ल का प्रयोग करता है तो उसमें लुप्त कौन होता है, ल का प्रयोग, ल, तो अधिक ओ बराबर ल, यानी पाँव तोड़ दिया जाता है, इसमें स्वर होता है। तो ऐसे अगला नियम है, संस्कृत के वे शब्द जिनके अंत में अन प्रत्यय होता है, जैसे साधन, ईंधन, यानी बंधन, दान, वचन, चयन, पालन, अन, यह जो है ये महत्वपूर्ण माना जाता है। संस्कृत के जो शब्द वे शब्द है जिसके अंत में त्र प्रत्यय होता है, त्र, त्र का प्रयोग किया जाता है अंत में, तो वे शब्द इस तरह है। शास्त्र, शस्त्र, शास्त्र, पत्र, पात्र, नेत्र, चरित्र, क्षेत्र, चित्र आदि। तो इन्हें त्र अंत में होना चाहिए, तो वो इस प्रकार लिखना चाहिए। संस्कृत के वे शब्द है जिनके अंत में त प्रत्यय होता है, जैसे गीत, गणित, आगत, स्वागत, चरित आदि। संस्कृत की वे संज्ञाएं जिसके अंत में त्व प्रत्यय होता है, जैसे व्यक्तित्व, कृतित्व, गुरुत्व, बहुत्व, मनुष्यत्व, पत्नीत्व, पुरुषत्व, यानी यह जो शब्द है ये संज्ञाएं संस्कृत में जैसी है वैसे ही उसका प्रयोग किया जाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ चुका है। संस्कृत की वे संज्ञाएं जिसके अंत में य प्रत्यय लगता है, यानी जैसे अ है उसी तरह यानी इसके अंत में यानी य का प्रत्यय लगता है, ये तो उसके शब्द कौन से हैं, जैसे माधुर्य, माधुर्य, सौंदर्य, ये शब्द जो है इसमें यह का प्रयोग है, लेकिन इसे संयुक्त बन गया, क्योंकि यानी यहाँ ये जैसे हम मात्रा के रूप में ह्रस्व और दीर्घ वर्ण देते हैं, तो यह दीर्घ है, इसी कारण ये ह्रस्व होकर दीर्घ हो जाता है। ये दीर्घ है, ये यानी ह्रस्व है, ठीक है, ये संयुक्त होने के कारण यह दीर्घ हो जाता है। तो ऐसे ही जो है इसमें यानी प्रत्यय लगता है यह, तो वे संज्ञाएं संस्कृत की तरह वो उसका प्रयोग किया जाता है।
जिसकी हिंदी की वे संज्ञाएं जिसके अंत में आ प्रत्यय है, जैसे घड़ा, कपड़ा, घेरा, फेरा, झंडे वाला, टोपी वाला, आटा, माथा, गन्ना। अ नहीं है, अ आ जैसे है आ का प्रयोग किस कहाँ कहाँ कैसे किया जाता है, जैसे यानी घड़ा, घड़ा जो शब्द है घड़ा, घ प्लस ड आदि आ बराबर घड़ा। ये एक शब्द इस तरह शब्दों को खोल देते हैं तो बनता है कपड़ा, कपड़ा, क आदि, ओ आदि, प आदि, ओ आदि, ड आदि, आ। इस तरह इसका छेद भेद होता है तो ये कपड़ा बनता है। यहाँ अंत में आ है, लेकिन अंत में आ चुका है, यह यानी कपड़ा का भेद होता है। हिंदी की वे संज्ञाएं जिसके अंत में आव या आवा प्रत्यय होता है, यानी आवा कैसे हो सकता है, अवा या आव या आवा, आव अभी आवा। इन शब्दों का प्रयोग कैसे किया जाता है, जैसे बहाव, बहाव, तो इसका कैसे थे ब प्लस अ आदि हो आदि आ आदि वो आदि ओ, बहाव, हाव यानी आओ, इसका प्रयोग किया गया है आओ यानी इसका। तो आवा का शब्द कैसे होता है, यानी डरावा, डरावा शब्द है डरावा बराबर ड आदि ओ आदि र आदि आ आदि वो आदि आ। तो यानी क्या है, यहाँ का वा आदि आ, तो यहाँ का आवा, 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 एक शब्द मिलकर आवा बनता है। यानी आव और आवा से बनने वाले शब्द इस तरह है बहाव, घुमाओ, पड़ाव, बहकाओ, डराव, भुलाओ आदि यानी डराव, ये शब्द होते हैं। हिंदी की वे संज्ञाएं जिसके अंत में ना प्रत्यय लगाकर क्रियात्मक संज्ञाएं बनती है, यानी क्रियात्मक संज्ञाएं कैसी बनती है उसका उल्लेख किया जा रहा है। तो जैसे ना प्रत्यय लगाकर, तो ना प्रत्यय लगाकर कौन से शब्द बनते हैं, जैसे लेना, लेना, देना, ल आदि, ई आदि, न आदि, आ। तो ऐसा होता है उसका लेना, देना, सोना, चलना, तैरना। हिंदी के वे शब्द जिसके अंत में पा या पन लगता है, इसे जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं प का प्रयोग करते हैं, तो कैसे पन का प्रयोग हम करते हैं शब्दों में, जैसे बुढ़ापा, बुढ़ापा, भोलापन, लड़कपन, भोलापन। यह जो पन है उसका यह पन का प्रयोग करते हैं, ये संस्कृत की वे संज्ञाएं हैं उसका प्रयोग करते हैं। हिंदी के वे शब्द जिनके अंत में
खान पान, मिलन, लगान आदि। अपवाद रूप में स्त्रीलिंगी उड़ान, पहचान, मुस्कान आदि भी प्रयुक्त होते हैं। अपवाद के रूप में कभी कभी स्त्रीलिंगी शब्द जो उड़ान है, पहचान है, मुस्कान है आदि शब्द भी यानी वह पुल्लिंगी होकर भी स्त्रीलिंगी रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। वे शब्द जिनके अंत में अरबी फारसी का खाना प्रत्यय होता है, उसे से चिड़िया खाना, डाक खाना, गाड़ी खाना, यानी यह अरबी फारसी यानी हिंदी में अरबी फारसी के शब्द प्रचुर मात्रा में हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान पर अनेक लोगों ने अनेक शासन कर दिया है, तो इसी कारण उनकी भाषा के कई शब्द हमारी भाषा में इतने मिल गए हैं कि दूध में शक्कर जैसे मिल जाती है, उसी तरह ये शब्द घुल मिल गए हैं। तो उसी तरह यह मुस्कान, पहचान, उड़ान ये शब्द स्त्रीलिंगी रूप में प्रयुक्त होते हैं। वे शब्द जिनके अंत में खाना प्रत्यय होता है, जैसे चिड़िया खाना, डाक खाना, गाड़ी खाना आदि। वे शब्द जिनके अंत में अरबी फारसी का दान प्रत्यय होता है, जैसे कमलदान, फूलदान, गुलाबदान, यानी शब्दों को लगते दान, यह तो हम देख चुके हैं, लेकिन यह क्या है, गुलाबदान, कमलदान, फूलदान, इसमें यह यानी दान प्रत्यय के रूप में आया है, शब्द के रूप में नहीं, प्रत्यय लग चुका है। तो ऐसे रूप की दृष्टि से, रूप या बनावट की दृष्टि से पुल्लिंगी शब्दों की पहचान इस प्रकार। अब हमें अब देखना है कि स्त्रीलिंगी जो संज्ञाएं हैं वो किस प्रकार है। तो संस्कृत से आए हुए स्त्रीलिंगी जो शब्द है वे इस प्रकार है, इसके नियम भी इस प्रकार है। संस्कृत की वे संज्ञाएं जिसके अंत में अना प्रत्यय होता है, ये स्त्रीलिंगी शब्द है। अना यानी आ वगैरह हमने देखा, तो अना जो है वह यानी स्त्रीलिंगी है, तो उसका प्रयोग शब्दों में कैसा होता है, जैसे वेदना, वंदना, जैसे वेदना, वंदना, सूचना, कल्पना, प्रस्तावना, घटना, ये जो शब्द है उसमें हम देखते हैं अना शब्द यानी छुपा हुआ है। ये अना वेदना, ना, तो इसमें द में अ और अना, तो ऐसे यानी वेदना, वंदना, सूचना, कल्पना, प्रस्तावना, घटना, ये जो शब्द है वे यानी संस्कृत से आए हुए, संस्कृत के प्रभाव से वे सब स्त्रीलिंगी रूप में प्रयुक्त होते हैं। संस्कृत की वे संज्ञाएं जिसके अंत में आ प्रत्यय होता है, जैसे माया, आ प्रत्यय लगने से शब्द होते हैं माया, दया, शोभा, शिक्षा, पूजा, क्षमा, यहाँ माया आ, दया आ, शोभा आ, शिक्षा आ, पूजा आ, क्षमा माँ के जगह आ का प्रयोग होता है। तो ये स्त्रीलिंगी शब्द है। तो संस्कृत से आए हुए
प्रत्यय लगने से ये शब्द इस प्रकार बनते हैं। संस्कृत की वे संज्ञाएं जिसके अंत में ई प्रत्यय होता है। आ के बारे में देखा हमने, तो ई के बारे में हमें अब देखना है। ई यानी ह्रस्व ई, यानी ई के दो प्रकार है, एक ह्रस्व और एक दीर्घ ई होता है। तो ह्रस्व ई के बारे में हमें चर्चा करनी है। तो ह्रस्व ई से कैसे शब्द बनते हैं, जैसे निधि, 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 विधि, विधि, निधि, विधि, रुचि, छवि। तो ह्रस्व ई नहीं, ह्रस्व ई का प्रयोग होता है, दीर्घ ई का नहीं है। जैसे निधि, विधि, रुचि, छवि, ये होता है। तो ये ह्रस्व ई का प्रयोग होता है। तो इस तरह ये शब्द बने होते हैं। निधि है, विधि है, रुचि है और छवि है, ये हो जाता है। जैसे गिरी भी होता है, बलि भी होता है, जल्दी, पानी आदि संज्ञाएं इसके लिए अपवाद है। संस्कृत की वे संज्ञाएं जिसके अंत में ती या नी प्रत्यय होता है, ती और नी दोनों प्रत्यय उसमें होते हैं। ती कौन सी है, तो ती ह्रस्व है, नी भी ह्रस्व है, यानी यह ती और यह नी दोनों ह्रस्व है। तो इनका प्रयोग प्रत्यय के रूप में होता है। तो कैसे होता है, रीति, रीति, प्रीति, रीति, प्रीति, गति, गति, हानि, 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 ग्लानि, तो ऐसे ह्रस्व ती और ह्रस्व नी का प्रयोग करते समय इस तरह का इसका प्रयोग किया जाता है। ती और नी प्रत्यय लगते समय, यानी ये ती है, ये ती है, गति है, और ये हानि जो है, हानि के नी, ग्लानि का नी, ये नी है। ह्रस्व ती और ह्रस्व नी का प्रयोग करते समय ऐसे शब्द बनते हैं। संस्कृत के वे शब्द जिनके अंत में या सा प्रत्यय होता है, यानी जैसे दो या सा, या सा का प्रयोग होता है। तो कौन से शब्द बनते हैं, जैसे विद्या, विद्या, जैसे विद्या, पिपासा, पिपासा, फिर उसके बाद मीमांसा, मीमांसा। तो यह या विद्या, विद्या, सा, पिपासा, मीमांसा, तो ऐसे शब्द उनके बनते हैं। यानी सा या का प्रयोग करते समय, यानी इस तरह शब्द बनते हैं, हमें दिखाई देते हैं। अगला नियम है, संस्कृत के वे शब्द जिनके अंत में ता प्रत्यय होता है, यानी ता प्रत्यय लगने से क्या बनता है, कौन से शब्द होते हैं। ता प्रत्यय के बारे में हम देखेंगे। ता, तो ता ये जो है, इसमें लघुता, प्रभुता, लघुता, प्रभुता, लघुता, प्रभुता, नम्रता, नम्रता, तो इस तरह का ये शब्द बनते हुए दिखाई देते हैं। लघुता, नम्रता, एकता, गंभीरता,
ता, गंभीरता, गंभीरता, ये जो शब्द है ता ता ता, तो इस तरह उसका प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे यानी जो इसके नियम जो है वह माने गए हैं कि यानी यह शब्द ता किस तरह बना जाता है और ता बनते समय हम किस तरह उसका प्रयोग करते हैं। तो छात्रों, आज हम यहाँ यानी स्त्रीलिंगी और पुल्लिंगी शब्द कैसे होते हैं इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो इसके आगे के जो नियम है वो कल के लेक्चर में हम देख लेंगे। आज यही कहते हैं, धन्यवाद।